की कीमतों में 8% की गिरावट और सोने की कीमत में 6.5% की गिरावट दर्ज की गई है। साल दर साल अगर बात करें तो सोने की कीमत में 2013 के बाद की सबसे बड़ी गिरावट कही गई है और चांदी की कीमतों में 2021 के बाद सबसे बड़ी गिरावट की बात की गई है। चांदी की कीमत से डरते हुए बाजार को डर लग रहा है कि कहीं ये 1980 और 2011 की तरह फिर से जमीन पर तो नहीं ला पटकेगी, क्योंकि एक बार पहले भी चांदी के भावों ने इसी तरह लाखों का भाव छुआ था और फिर धड़ाम से नीचे आ गिरी थी। 1980 और 2011 में ऐसा क्या हुआ था, आज के सेशन में इस विषय पर चर्चा होगी। साथ ही साथ में सोने के भाव के साथ जो अभी हुआ, क्या वो गिरता भाव हमें ये मौका तो नहीं दे रहा है कि भैया तुम समय से नहीं खरीद पाए थे, अब आ जाओ और खरीद लो, ताकि अपने मन का मलाल पूरा हो जाए। क्योंकि त्योहार के दौरान आप में से बहुत सारे लोग जो सोने चांदी के बढ़ते भावों के चलते शायद गोल्ड नहीं खरीद पाए थे, उन्हें ये एक अपॉर्चुनिटी तो नहीं। आज के सेशन में सारी चीजों पर चर्चा होगी। चर्चा इसलिए खास होगी क्योंकि इस तरह का जब भी समय आता है, मार्केट का गिरना हो, मार्केट का उठना हो, मार्केट जब उठ रहा होता है तो एक मोमेंटम होता है कि चलो निवेश करते हैं। लेकिन एक स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करता है, वो बाजार गिरने का इंतजार करता है या उठने का, आज के सेशन में जानकारी लेंगे। निवेश करने वालों के लिए कितना अच्छा मौका है, इसे भी समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सोने चांदी की भावों के ऊपर चर्चा। और इस भाव में सोना जो कि इस समय सबके लिए निवेश का सबसे सिंगल पॉइंट एजेंडा बना हुआ था कि बस पहुंच जाओ और निवेश कर लो, लेकिन आज उसने जिस तरह की गिरावट देखी, चांदी ने जिस तरह की गिरावट देखी, वो फिलहाल सुर्खी बनी हुई हैं। सुर्खियां 1980 और 2011 की याद दिला रही हैं। कहा जा रहा है कि फिर से ये 1980 और 2011 में तो लेकर नहीं चला जाएगा, जब भाव इस तरह से गिरकर नीचे आए थे। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज की अगर हम बात करें तो चांदी ने अपना ऑल टाइम हाई टच किया था। और अगर हम यूएस के अंदर बात करें, यूएस डॉलर के अंदर बात करें, तो उसने 54.46 पर आउंस का रेट टच किया था। देखिए, मैं आपको यहां पर एक बेसिक सी जानकारी दे देता हूं। एक तो इंडियन रुपीज में हम लोग खरीदने भले ही जाते हो, लेकिन वास्तविकता में बाजार से भाव इंटरनेशनली तय होते हैं। इसलिए आप डॉलर वाले भाव को पकड़कर चलिएगा अगर इंटरनेशनल किस्से कहानियों को सही से समझना है। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं, भारत में हम प्रति किलोग्राम या प्रति 10 ग्राम के हिसाब से भाव ले रहे होते हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार के जो भाव होते हैं वो आउंस पर तय होते हैं। औंस जिसको हम बोलते हैं, वो लगभग 28 ग्राम का होता है। एक औंस 28 ग्राम के लगभग होता है। अब 54.46 डॉलर पर औंस देख रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि ये 28 ग्राम का भाव बता रहा है और ये 28 ग्राम का भाव चांदी के लिए बता रहा है। तो 54.46 अगर भारत में इस समय डॉलर 88 रुपए का चल रहा है, तो इसके हिसाब से आप भाव देख करके चलिएगा कि प्रति 28 ग्राम का भाव क्या निकल कर आता है। ठीक है, ये डॉलर की कीमतें आपको इसलिए ध्यान रखनी चाहिए क्योंकि भारत में डॉलर प्रतिदिन बढ़ घटता घटता बढ़ता रहता है, मतलब भाव घटते बढ़ते रहते हैं। इंटरनेशनली डॉलर के आधार पर ही रेट तय की जा रही हैं। इंटरनेशनली डॉलर के हिसाब से ही चांदी का इतिहास हम देखेंगे। 1980 और 2011 की जब हम बात करेंगे, तब चांदी ने लगभग यही भाव टच कर लिया था। लेकिन रुपए के हिसाब से अगर बात करोगे तो आज ये 1,70,000 का दिख रहा है। उस समय 1980 में हो सकता है कि जितने का डॉलर है उतने का ही चांदी दिखा हो, क्योंकि रुपया और डॉलर बहुत लगभग आसपास चल रहे थे। धीरे धीरे भाव गिरते गए रुपए के डॉलर के सामने और आज हमको ये इतना महंगा पड़ रहा है। इसलिए बाजार को समझने के लिए हम डॉलर वाले भाव को पकड़कर चल रहे हैं, ना कि रुपए वाले भाव को पकड़ करके। ठीक है, नंबर दूसरा, बाजार में अगर गोल्ड की बात की जाए तो वो भी ऑन्स में ही चल रही है और गोल्ड का जो ऑन्स भाव चल रहा था वो लगभग $4300 पर ऑन्स चल रहा था। ये आज 4000 कुछ के आसपास आकर के आ गया है। $300 पर ऑन्स के हिसाब से इसके अंदर गिरावट दर्ज की गई है। लगभग 28 ग्राम पर 300 लगभग 24,000 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है 28 ग्राम पर। ठीक है, तो ये दोनों भावों में जो गिरावट है, इसके साथ ही आज के सेशन का हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। क्योंकि सिल्वर ने ऑल टाइम हाई टच किया था 17 अक्टूबर को और जैसे ही उसने ऑल टाइम हाई टच किया उसके बाद में उसके भाव गिरते हुए नीचे आने शुरू हुए। ऐसा ही पहले भी हो चुका है 1980 में, जब चांदी $49.95 पर आउंस। मैं इसीलिए आपसे कह रहा था कि इसको ना आप डॉलर के हिसाब से ही लेकर चलिएगा, रुपए में कन्वर्ट करके चलेंगे तो फिर चांदी आपको 1980 में तो बहुत सस्ती दिखेगी। लेकिन अगर आप इन दो भाव को कंपेयर करके चलेंगे तो शायद आप कंपैरेटिवली अध्ययन कर पाएंगे कि ये भाव लगभग एक दूसरे के आसपास बहुत ज्यादा रहा था। इसीलिए सोशल मीडिया पर इस तरह की बहुत सारी मतलब स्टोरी लाइंस चल रही हैं कि फिर से गोल्ड ने वो सॉरी सिल्वर ने वही पीक टच किया जो 2011 में था। 2011 के बाद फिर धड़ाम से नीचे आया था।
तो क्या अब ये फिर से नीचे आएगा? क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले लोग इसी तरह की कैंडल्स को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि ये कितने साल बाद रिपीट हो रहा है। ऐसे ही 1980 का रेट निकाल कर ला रहे हैं लोग कि $41.50 प्रति औंस था। फिर वो गिर करके $3.50 तक चला आया था। 2011 में $49.82 तक था। वो वापस से नीचे आकर के $11.74 तक आ गया था और फिर से अब ये उठता हुआ गया। तो बोले इसके ये जो ट्रेंड्स हैं ना, ये ट्रेंड्स रिपीट तो नहीं हो रहे हैं। मतलब हाई गया, फिर नीचे आया, फिर हाई गया, फिर नीचे आया। ये बात मैं इसलिए भी आपके सामने रख रहा हूं क्योंकि जितने भी एनालिसिस होते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस, वो इस बात को समझते हुए होते हैं कि पहले हुआ है तो फिर वापस होने के चांसेस क्या हैं और क्यों हैं। क्या है तो शब्द इसलिए है क्योंकि साहब ऐसा हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी में तो ये कर्व नीचे ही आता होगा, जो ऊपर गया है वो नीचे आएगा। लेकिन क्यों है, अगर इस बात पर हम चलें तो 1980 में तो एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी हुई थी चांदी के साथ में, प्रॉपर तरह का एक स्कैम हुआ था। इसलिए लोग 1980 को डिस्कस करते समय कहते हैं कि इसको हटा के बात करो, क्योंकि 1980 कोई सही केस स्टडी नहीं है। ये तो कुछ भाइयों का कमाल था, हंट ब्रदर्स थे जिन्होंने चांदी की हंटिंग कर ली थी। दुनिया का लगभग 70% चांदी रख करके बैठ गए थे खुद के पास में। उस समय चांदी मतलब फिजिकली खरीदी बेची जाती थी, ये सारा चांदी खरीद के बैठ गए थे बाजार के अंदर। इन्होंने मतलब अमेरिका के 2 हंट ब्रदर्स थे, इन्होंने बाजार को पूरी तरह उठा करके आसमान में टिका दिया था। पूरा की पूरा स्टॉक कर लिया तो बाजार में भाव बढ़ना ही था, बचे हुए का भाव बढ़ता था, उससे पैसे कमाते थे। ये कहानी है, इसको सुनाएंगे हम। 2011 में एक बार भाव बढ़ा था जो इस मार्केट स्पेक्यूलेशंस की वजह से था। लेकिन अब जो भाव बढ़ रहा है इसके पीछे तार्किकता क्या है? मतलब ये भाव वापस से नीचे आएगा या और चढ़ करके ऊपर जाएगा? क्योंकि लोगों का मतलब एक्सपेक्टेशन है इंडियन करेंसी में कि अगर ये 1.71 के आसपास गया है तो क्या ये 2 लाख के आसपास जा सकता है क्या? मतलब चांदी का भाव और बढ़ सकता है क्या? ये तमाम चीजें, क्योंकि चांदी ने और सोने ने रिटर्न्स बहुत दिए हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसके रिटर्न्स को लेकर के सिल्वर प्राइस ने 10 महीने के अंदर रुपया डबल कर दिया है। मैं आपके सामने कुछ मतलब आंकड़े रखता हूं, आप देख करके अंदाजा लगाइए। 10 महीने में चांदी ने 1 लाख का जिसने इन्वेस्टमेंट किया था उसे 2 लाख रुपए बनाकर दे दिए। गोल्ड ने 1 लाख पर 63,000 बनाकर दिए। निफ्टी ने 1 लाख रुपए पर 6500 रुपए बनाकर दिए। यानी इंडेक्स का जो रिटर्न है वो 6500 रुपए का ही आया, यानी 6.5% का आया। और एफडी का रिटर्न 5.9% के आसपास आकर के टिका। तो सिल्वर ने तो सीधा 100% रिटर्न दिया, गोल्ड ने 63% रिटर्न दिया। स्टॉक मार्केट और एफडी ये सबसे लीस्ट परफॉर्मिंग एसेट्स रहे। 1 साल की अगर हम बात करें, ये तो 10 महीने की है। 1 साल की अगर बात करें तो चांदी 94% रिटर्न देखे गई है। और 3 साल की अगर बात करें तो 206% रिटर्न चांदी दे करके गई है। तो ये नंबर्स ऐसे हैं जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं कि भैया चलो इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसके पीछे का बहुत बड़ा कारण जो अब जन-जन को पता है वो यही है कि यार ट्रंप इतने अनिश्चित आदमी हैं, जिनके चलते मार्केट के अंदर सेफ हेवन तलाशे जा रहे हैं। ट्रंप की नीतियों के चलते बाजार पूरी तरह गड़बड़ाए हुए हैं। लोग निवेश के लिए सेफ हेवन तलाशते हैं कि भाई डॉलर में इन्वेस्टमेंट मत करिए, या फिर दुनिया के अंदर जो ट्रेड है उसको तो बिल्कुल हटा दो साइड में। स्टॉक तो बुरी तरह प्रभावित हो सकते हैं, इनसे बच के चलना है। तो स्टॉक से बचने के लिए बोले क्या करें? बोले चलो जो सेफ इन्वेस्टमेंट है, फिर चाहे वो क्रिप्टो का हो रहा हो, चाहे गोल्ड का हो रहा हो, चाहे सिल्वर, बोले उनमें कर लो जो कि ट्रंप से अप्रभावित है। इसलिए लोग उस तरफ भागते हुए निकल रहे हैं, प्रॉपर्टी की तरफ भागते हुए निकल रहे हैं। तो यहां पे जो रिटर्न्स हैं 3 साल के अंदर सिल्वर, गोल्ड और निफ्टी के अगर रिटर्न्स देखे जाएं, निफ्टी 46% पर खड़ा है, गोल्ड 143% पर और सिल्वर 206% पर खड़ा हुआ है। 5 साल की भी अगर हम बात कर दें तो यहां पर रिटर्न्स में 5 साल के अंदर भी 256% का सिल्वर रिटर्न देकर के सबसे लीडिंग एसेट क्लास में आकर खड़ा हुआ है कि भाई साहब हम में निवेश करो और बढ़िया पैसा कमाओ। दिक्कत क्या होती है ना ऐसे इन्वेस्टमेंट के साथ में, अब आप में से बहुत सारे लोग ये सुनकर के मन में एक ही मलाल लेकर के आते हैं, भाई साहब हम क्यों एंट्री नहीं किए थे यार, हम सही समय पे एंट्री कर गए होते तो आज तो पैसा ही पैसा टाइप से फीलिंग आ रही होती। दिक्कत क्या है ना, हमारे देश में बहुत सारे लोगों को सही मायने में तो इन्वेस्टमेंट के तरीके ही नहीं पता है। तरीके नहीं पता है से मतलब है कि हमें अगर गोल्ड और सिल्वर का भाव कोई दिखा दे तो हमें केवल जौहरी की दुकान दिखाई देती है कि जाइए सुनार के पास से थोड़ा सा गोल्ड खरीद लाइए, दुकान पर ज्वेलरी शॉप पर जाइए सामान खरीद लीजिए, हो गया इन्वेस्टमेंट। मैं बहुत बार आपसे कह चुका हूं सिल्वर और गोल्ड का वो इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट है नहीं टेक्निकली। क्यों नहीं है? क्योंकि आप ज्वेलरी लेकर आ रहे हैं, वो ऑर्नामेंट्स हैं, वो आपके लिए एसेट्स नहीं है, वो लायबिलिटी की तरह से समझिए। पैसा चला गया, उसको आप जरूरत के समय बेचने वाले नहीं हैं। वही वाली बात कि उसको आपने मान से, इज्जत से, सम्मान से इतना जोड़ लिया है कि आप उसको जोड़ बेच नहीं पाएंगे। जबकि ये जो रिटर्न्स लेने वाले लोग बाग हैं ना, ये इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग इस बात को लेके क्यूरियस हो सकते हैं, फिर इन्वेस्टमेंट करते कैसे हैं? मतलब ये सिल्वर और गोल्ड में जो पैसा कमा रहे हैं लोग,
256% रिटर्न, मेरे पास जो रखा-रखा गोल्ड इतने का हो गया, मैं खुश हूँ कि मेरे पास गोल्ड इतने का हो गया। नहीं, आप खुश ही रहिए बस। आप उसका पैसा बना करके बाज़ार में कुछ और कर नहीं पाएँगे उसका, वही वाली बात है। तो ऐसे में ये जो लोग पैसा बना रहे हैं, ये लोग वो हैं, जिन्होंने गोल्ड और सिल्वर के कुछ तरीके खोज लिए हैं इन्वेस्टमेंट के। मैंने पहले भी कई सेशंस में आपको बताया है कि जो फिज़िकल गोल्ड खरीद रहे हैं, वैसी ही फिज़िकल सिल्वर खरीद रहे हैं, वैसी ही ताकत गोल्ड और सिल्वर खरीदने के कुछ और अल्टरनेटिव तरीके भी हैं, जिनको आप समझ सकते हैं म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, ईटीएफ्स के थ्रू, डिजिटल गोल्ड्स के थ्रू। मैंने कई मोड और मीडियम आपको समझाए हैं कि कैसे गोल्ड को खरीद सकते हैं, कैसे सिल्वर को खरीद सकते हैं। और आप में से बहुत सारे लोग जो निफ्टी में इन्वेस्टमेंट यानी कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट का म्यूचुअल फंड का तरीका जानते हैं, उन्हें यह भी पता होना चाहिए कि सिल्वर और गोल्ड के अंदर भी म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। असल में जो पैसा जिनको बना करके घर जा रहे हैं ना, उन लोगों को थोड़ा-सा समझिएगा, उनका आपको अध्ययन ज़रूरी है ना? प्राइस जो है 22% अक्टूबर के अंदर बढ़े। आप में से बहुत सारे लोगों ने विचार भी कर लिया होगा ना कि गोल्ड खरीदते हैं, वो सेम समय पर बेच के भी नहीं आ पाया होगा। वहीं दूसरी तरफ जिसने कल म्यूचुअल फंड में पैसे लगाए थे, आज का भाव दिख रहा है, वो एग्ज़िट भी मार मार लिया। या फिर कल इसने स्टॉक मार्केट में पैसे लगाए थे, आज दिख रहा है कि गोल्ड, सिल्वर यहाँ चल रहा है, वो उसको लग रहा है बाज़ार गिर रहा है, उसको लोड लेना था, निकल लिया भाई। तो कुल मिलाकर बाजार के अंदर जो ट्रेड कर रहे हैं ना, वो लोग मुनाफे वाली चीज पर खेल रहे हैं। इसीलिए मैं आज आपको एक तरीका भी बताऊंगा कि आप कैसे गोल्ड और सिल्वर के अंदर इस तरह के जब भी प्राइस अप्स एंड डाउन्स होते हैं, उसमें कैसे ट्रेड ले सकते हैं। उसमें आपके लिए म्यूचुअल फंड कैसे एक बेहतर ऑप्शन बनकर आ सकता है, मैं उसके बारे में आपको जानकारी आज के सेशन में दूंगा। फिलहाल के लिए हम चर्चा कर रहे हैं कि प्राइस क्रैश होने का बड़ा रीजन क्या है। तो जैसा आप में से बहुत सारे लोग एक मन में भाव रखते हैं ना, अरे भाई साहब अब तो इसका औकात से ज्यादा भाव चला गया, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। क्योंकि हमारे देश में ये भी तो होता है ना कि और कितना ऊपर जाएगा भाई, अब तो इसको नीचे ही आना है, इसने अपनी हाइट टच कर ली, अब नीचे आने का टाइम आ गया है। ऐसे में जो प्रॉफिट बुकिंग की फीलिंग होती है ना, वो इन्वेस्टर में एनी टाइम रहती है कि भाई अब ले लो, बहुत ज्यादा चला गया भाव, इसको तो नीचे आने का टाइम हो गया है। वहीं दूसरी ओर जब डॉलर मजबूत हो रहा होता है तो और इन्वेस्टमेंट पुअर होने लगते हैं, या फिर कहिए स्टॉक मार्केट जब मजबूत हो रहा होता है तब इन्वेस्टमेंट के और रूट कमजोर होने लगते हैं। ये बिल्कुल उल्टा चलते हैं। स्टॉक मार्केट अगर गिरा पड़ा है तो स्टॉक मार्केट की जगह और गोल्ड में, क्रिप्टो में, सिल्वर में, इनमें इन्वेस्टमेंट हो रहा होता है। और जब स्टॉक मार्केट उठ रहा होता है तो बाकी लोग कहते हैं अब तो यार स्टॉक उठ ही रहा है, ये तो बहुत सेफ पैसा दे करके चला जाएगा। ठीक है। तीसरा, अमेरिका के अंदर जो फेडरल रिजर्व की, मतलब जिस तरह से अपने आरबीआई है, ऐसे अंदर वहां पे अमेरिका में फेड रिजर्व चलता है, उसके अंदर भी इंटरेस्ट रेट को लेकर कुछ स्पेकुलेशंस चल रहे हैं। उनका एक कंबाइंड इफेक्ट आता है बाजार के ऊपर, गोल्ड गिरता है नीचे, सिल्वर गिरता है नीचे, बाजार में भाव धड़ाम से नीचे आकर के शुरू हो जाता है कि भाई गिर गए। तो हमारे देश में ना एक बड़ा सवाल इस बात को लेकर के बनता है, और ये एक अच्छे ट्रेडर की निशानी भी है जो ये समझ जाते हैं कि निवेश मुझे कैसे करना है। उसके अंदर एक थॉट भी चल रहा होता है कि भाई एक बात बताएं, बाजार का भाव अब गिर गया है तो क्या मैं अब एंट्री कर जाऊं। देखिए, ये बात तो सच है कि स्टॉक मार्केट में भी आप में से बहुत सारे लोगों ने 85,000 पर जब सेंसेक्स चल रहा था वो देखा था, 85,000 पर सेंसेक्स था, आप लोगों ने ऑब्जर्व किया था। ट्रंप आए, स्टॉक मार्केट को खींचकर 73,000 पर ले गए। कल मुहूर्त ट्रेडिंग के समय पर स्टॉक मार्केट 84,500 के आसपास ट्रेड कर रहा था, यानी कि 73,000 से फिर से 84,000 तक पहुंचा है। और अगर केवल कोई व्यक्ति इंडेक्स में इन्वेस्ट करके चल रहा है, यानी कि उसने 73 से 84,500 की जर्नी तो देख ली, इंडेक्स में इन्वेस्ट करके उसने रिटर्न्स तो देख लिए, साल भर के अंदर अंदर रिटर्न्स आए हैं। बाजार में जो लोग बाजार के चढ़ते ग्राफ को देखते हैं, उनमें निवेश करने वाले समझदार लोग गिरने के इंतजार में बैठे होते हैं। आप लोग कहेंगे सर ये तो बड़ी बियरिश थॉट है कि बाजार गिरेगा तब मैं एंट्री करूंगा। बुलिश है तभी तो बाजार चल रहा है, लेकिन आप इन्वेस्टमेंट का एक राइट टाइम तलाश रहे होते हैं कि हाँ भाई ये मेरे लिए टाइम है। तो ऐसे में जो लोग ये उम्मीद अभी भी लगाते हैं कि सिल्वर और गोल्ड क्या ऊपर जा सकता है, क्योंकि बाजार में जिन्होंने बाजार चढ़ाया था उनके ऊपर भी तो कोई थॉट हावी रही होगी ना, तो उनके लिए थॉट अगर हावी है तो क्या ये इन्वेस्टमेंट का राइट टाइम है? क्या सिल्वर जाकर के 2 लाख का भाव टच कर सकता है? ये सवाल तो बिल्कुल बनते हैं। और ऐसे में ये सवाल और भारी होते हैं जब 2011 और 2018 में ये क्रैश हो चुके हों। 2011 और 80 की जो कहानी है, ये मैं आपके सामने एक बार साझा करता हूं। 1980 के अंदर तो हंट ब्रदर्स नाम के 2 भाई हुआ करते थे, जिन्होंने $6 पर औंस से लेकर चांदी के भाव को $48 पर औंस तक टिका दिया था। उस समय पर जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, कॉमेक्स, जो अमेरिका के अंदर है, जैसे अपने सेबी है ऐसे वहां पे कॉमेक्स है, वो सही समय पर चेत गई थी, जिसके चलते पूरा बाजार धड़ाम से नीचे आ गया था और इन भाइयों के हाथ की कठपुतली बनने से चांदी बच गई थी। उसे सिल्वर थर्सडे कहते हैं। हालांकि लोगों का बहुत पैसा डूबा था, लेकिन इन्होंने बाजार को किसी व्यक्ति के हाथ में जाने से रोक लिया था। इसको हंट ब्रदर ड्राइव स्पाइक के नाम से जाना जाता है। बाजार के अंदर 1980 में एक पीक आई थी। मतलब आप सोच के देखो ना, $6 से लेकर के $48 पर औंस तक की यात्रा की थी।
यहां से लेकर के सिल्वर सीधा ऊपर तक गया था $6 से। ये $6 का ग्राफ है, मतलब आप पकड़ कर देखिए तो $6 से लेकर के और $48 तक का भाव, और यही 2011 में भी अगर देखेंगे तो उस समय पर भी लगभग $50-52 के आसपास गया था, और 25 में भी $50-52 के आसपास चल रहा है। तो हंट ब्रदर्स ने किया क्या था ना, कि दुनिया की चांदी का 1/3 हिस्सा इन दोनों भाइयों ने अपनी जेब में रख करके 700% से ज्यादा चांदी के भाव बढ़ा दिए थे। इन्होंने शुरुआत की थी 22 साल की उम्र में बिजनेसमैन के रूप में कॉटन खरीदने बेचने के बाद। धीरे धीरे इनके बाप का फोकस शिफ्ट हुआ ऑयल की तरफ, फिर ये दोनों भाइयों ने चांदी पर फोकस करना शुरू किया, और जिस समय डॉलर कमजोर होना शुरू हुआ तो इन्होंने सिल्वर को खरीदना शुरू करते हुए बाजार में डिमांड रेज कर दी। डिमांड और सप्लाई में जब डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम हो तो ऑटोमेटिक भाव बढ़ने लगते हैं। तो उस समय फिजिकल सिल्वर में काम होता था। इन्होंने मार्केट के अंदर सारा की सारा स्टॉक कर लिया चीज का, जैसे होता है ना काला बाजारी टाइप से, कि हमने तो रोक कर रख लिया बाजार, अब हमने स्टॉक कर लिया तो बाजार में अब बाकी लोग खरीदने के लिए जो भी मिल रहा है उसको औने पौने दाम में खरीदेंगे। लोगों के अंदर ये फीलिंग आ जाएगी कि यार ये इतना अचानक क्यों चढ़ रहा है, चलो हम भी खरीदते हैं। बस वही हंट ब्रदर्स ने किया था 1980 में। फिर वहां पर कॉमेक्स नाम से जो सरकार की संस्था है वो जागती है, कमोडिटी एक्सचेंज है वो जागता है, अपने यहाँ पर एक रूल लेकर आता है और वो कहता है कि भाई मार्जिन पर कमोडिटी नहीं खरीद पाओगे। मार्जिन का मतलब ये है कि 100 का माल 20 रुपए की साई पर नहीं उठा पाओगे, जिसको देना है पूरा कैश में उठाओगे। तो जो मार्जिन जैसे ही मना किया तो इनके पास पैसा खत्म हो गया। मार्जिन के ऊपर जैसे ही था, जैसे ही बोला मार्जिन पर नहीं खरीद पाओगे, तो जो इनके जैसे और ट्रेडर्स थे जो मार्जिन पर ट्रेड कर रहे थे, खरीदने का काम कर रहे थे, वो खाली हाथ हो गए। वो बेचने पर निकले तो इनको भी बेचना पड़ गया। क्यों? क्योंकि इनके पास भी पैसा नहीं था। ये तो स्टॉक में माल लेके बैठे थे, पैसा तो था ही नहीं जो रिटर्न कर सकें या फिर और सिल्वर खरीद सकें। ये तो मार्जिन पर बुक करते थे माल को, फिर स्पेक्यूलेशंस को चढ़ाते थे। तो इनका जब ग्राफ रिवर्स होने लगा तो चांदी धाड़ 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 नीचे आना शुरू हुई। तो इनके ऊपर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन बैठा, फिर इनके ऊपर पेनल्टीज लगी। एक पूरा पूरा देश इनके चलते लगभग बर्बाद हुआ, पेरू जैसा देश। उसको इनको इनसे हर्जाना दिलवाया, इनको ट्रेडिंग से बैन करवाया। तो कुल मिलाकर के लोगों ने चांदी के साथ 1980 में खेला था। तो अब लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अब सरकार ने रेगुलेशंस बहुत लगा दिए। अब अगर एक ही अकाउंट से बहुत चांदी खरीदी जा रही है, कोई भी कमोडिटी का परचेज किसी सिंगल अकाउंट से हो रहा होता है, तो उस पर रेगुलेशंस अब बहुत हाई हैं। तो ऐसे में अब 1980 वाला दर्द तो नहीं है या डर भी नहीं है। लेकिन हाँ, बाजार के भाव बढ़ रहे होते हैं तो दिमाग में एक पॉइंट तो रहता है कि यार ऐसा अब क्यों भाव बढ़ रहा है। तो इसके पीछे मेजर कारण इंडस्ट्रियल डिमांड मानी गई है। क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना, कि जो हमारे सोलर पैनल बन रहे हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बन रहे हैं, 50% चांदी केवल इंडस्ट्रियल यूज में काम आ रही है। मैं आपके सामने एक फैक्ट रखता हूं कि इंडस्ट्री में, मतलब सोलर पैनल्स बनने में और ये अपने जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बन रहे हैं, 50% चांदी यूज में आ रही है। आप पूछेंगे काय में यूज आती है? असल में चांदी क्या है ना, एक अच्छी कंडक्टर है, मतलब सुचालक है, बिजली उसमें से अच्छे से प्रवाहित होती है। तो जो फोटोवोल्टेइक सेल होते हैं ना, जिसके ऊपर मतलब लाइट पड़ के सोलर एनर्जी बनती है, सोलर पैनल्स जो होते हैं इस तरह से जो दिखते हैं, कहाँ गए ये, तो इनको बनाने में चांदी का बहुत यूज होता है। तो चांदी का जो यूज है उसी को ही आज 50% बाजार मिला हुआ है। और आप जानते हैं कि ग्रीन एनर्जी में फोटोवोल्टेइक सेल जो है, सोलर पैनल्स, इनमें इन्वेस्टमेंट होना ही है, क्योंकि अल्टीमेटली सोलर एनर्जी ही एक अल्टरनेटिव रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स बन करके आया है। तो इसका यूज यहां पर बहुत बढ़ रहा है। दूसरा, लोग जो कॉइन और बिस्किट खरीद रहे हैं, 25% ट्रेड उसमें हो रहा है। 18% ज्वेलरी में, मतलब सिल्वर का बहुत ज्यादा यूज ज्वेलरी में नहीं होता है, 18% तक ही यूज हो रहा है। फोटोग्राफी में उस समय 1980 के समय पर फोटोग्राफी सबसे बड़ा रिसोर्स था खर्च करने का, मतलब खर्च करने का एक प्रोडक्ट था। क्योंकि उस समय वो ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स को बनाते थे ना, सिल्वर की प्लेट पर बनाते थे, तो वो फोटोग्राफी में उस समय मेजर यूज होता था। अब 3% ही यूज होता है। तो इस तरह से फिलहाल इंडस्ट्रियल यूज चांदी का बहुत बड़ा हुआ है, और सप्लाई है नहीं। और जियो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की चले लोग जो है वो किसी अच्छी एसेट क्लास में इन्वेस्ट करने का विचार लेकर के इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए चांदी की कीमतें बढ़ रही हैं। तो मतलब चांदी इस समय इसलिए नहीं बढ़ रही है कि किसी ने भाव कंट्रोल कर रखे हैं, या इसलिए भी नहीं बढ़ रही है कि बाजार में माहौल बना हुआ था। नहीं, चांदी का सही मायने में यूज हो रहा है। इसीलिए बाजार के भाव जो गिर सकते हैं, जो स्पेक्यूलेशंस लोग लगा रहे हैं कि 1980 में जैसे गिरे थे या 2011 में जैसे गिरे थे वैसे गिरेंगे, नहीं, वैसे भाव नहीं गिरने वाले हैं। अगर वैसे गिर गए तो सोलर सेल्स बहुत सस्ते हो जाएंगे, बाजार और तरह से प्रभावित हो जाएगा। अब उसका इंडस्ट्रियल यूज होने लगा है, ठीक है। तो ऐसे में बाजार के गिरने का डर वो वाला तो नहीं है जो पहले के दशकों में हुआ, लेकिन बाजार फिर भी गिरा है। बाजार के गिरने के पीछे प्रॉफिट बुकिंग सबसे बड़ा कारण रहा, कि लोगों ने कहा यार बहुत भाव बढ़ गया, अब तो इसमें से पैसा निकाल के निकलते हैं। बड़े इन्वेस्टर्स मौके का इंतजार कर रहे होते हैं कि सही भाव मिल गए, निकलते हैं। तो